डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते भी हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? व्हेनेवर ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, ए बॉडी, और ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, बी के ऊपर। When a body apply a force on another body, second body exert equal and opposite force on the first body। तो जो second body है B, वो भी first body जो है हमारी A body, इस body के ऊपर equal and opposite force apply करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। When a body exert a force on the another body, the another body या second body will exert the equal and opposite force on the first body। क्लियर? तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, to every action there is equal and opposite reaction। अगर कोई बॉडी एक्शन करती है तो हमेशा उस बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको मिलता है। मीन्स फोर्स जो होती है वो पेयर में होती है। जो एक्शन वाली फोर्स है उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। और हमेशा ये जो दो फोर्स है, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये हमेशा इक्वल और अपोजिट होती हैं। दीज टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। आप देख सकते हैं जो फोर्स यहाँ है उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और जो फोर्स लगेंगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। इसके कुछ एग्जांपल हम बात करते हैं। सपोज अगर हम एक गन से फायर करते हैं, तो गन से जो फायर करते हैं तो जो बुलेट है, बुलेट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो बुलेट की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स आपको शो भी कर रहा है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। तो बुलेट इस जो है एक्सेलरेट कर रही है, ये हमारा क्या है? एक्शन। तो जैसे ही बुलेट आगे जा रही है तो जो आपकी गन है वो गन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एक फोर्स लगती है गन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमें एक झटका लगता है और हमारी जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि जो गन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमेशा जो एक्शन का हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपको मिलता है। और एग्जाम्पल की बात करें, जब कोई भी एक पर्सन वॉक कर रहा है तो वो अपने पाँव से क्या करेगा? अपने फुट से जो है फोर्स अप्लाई करता है अर्थ की तरफ। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये आपकी डिफरेंट फोर्स है। जैसे ये फोर्स है आपकी उसके मास की वजह से, जब हम फुट से जब प्रेस करेंगे तो हमारे इस डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगाते हैं, और कुछ फोर्स जो है इस डायरेक्शन में भी। तो एक्चुअल में हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होती है। और ये हमने क्या किया, इस फोर्स के दो कंपोनेंट जो है वो रिजोल्व कर लिए, ये और ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर हुआ आपको ये? जैसे जब कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो फोर्स होती है वो फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, और ये इसके दो कंपोनेंट हमने रिजोल्व किए हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मीन्स जो एक्शन है वो इन डायरेक्शन में है, और जो रेड कलर की जो लाइन है वो आपके रिएक्शन को शो कर रही है, जो हमेशा इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। सपोज कीजिए ये हमारी फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स हमारी ये होगी और इक्वल अमाउंट में होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे कि जब कोई एक पर्सन है, आपने देखा होगा बोट से जब वो अपने किनारे पे अगर वो बाहर आ रहा है तो जैसे वो मूवमेंट करता है तो वो अपने पाँव से क्या करता है? बोट पे फोर्स लगाता है आगे जाने के लिए। तो बोट जो है कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, ये आप देख भी सकते हैं। तो एक्शन क्या है? बॉय फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट। जो बॉय का जो फीट है वो बोट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। रिएक्शन क्या है? बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फीट, और बोट भी क्या करेगी? फोर्स पे, अब जो फीट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसके कुछ एग्जांपल हमारे सामने और भी हैं, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन में भी हम कह सकते हैं कि जब रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो कैसे मूवमेंट करती है? एक्चुअल में जो फ्यूल होता है, जो गैसेज होती हैं, वो गैसेज क्या करती हैं? लार्ज अमाउंट में बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो जो गैसेज जो बाहर निकलती हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एक्शन। एक्शन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, और जो गैसेज ने जो फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या होता है? अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है रॉकेट के ऊपर, जिससे रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जो हमारी क्या होती है? रिएक्शन फोर्स। ऐसा अगर मैं एक्टिविटी के तौर पे कहूँ तो आप कर भी सकते हैं। आप एक बैलून लेंगे
और बैलून को आप क्या करेंगे कि उसको उसके अंदर एयर फिल कर देंगे। एयर फिल करने के बाद जो बैलून की शेप आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की कुछ शेप हो जाएगी बैलून की, और आप उस बैलून को फ्रीली छोड़ दें। जब आप फ्रीली उस बैलून को छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो बैलून का जो माउथ है, जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, एयर एक्सर्ट होगी, एयर बाहर निकलेगी और बैलून जो है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करेगा। तो ये सब एग्जाम्पल जो थे वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जो हमने कुछ डायग्राम से एग्जांपल किए, ऐसे ही कुछ हमारी जो है एप्लीकेशंस हमने राइट डाउन किए कि व्हेन ए गन इज फायर्ड, जब गन से फायर किया जाता है, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा एक्शन हो गया, और गन जो है वो रिकॉइल या एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। ए मैन पुश ए बोट बैकवर्ड, ऐसे जो मैन है वो बैकवर्ड, जो बोट को बैकवर्ड पुश करता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो बोट जो है वो मैन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। और एग्जांपल है तो जैसे स्विमर है, वो स्विम करता है तो क्या करता है, वो अपने हाथों से अपने जो जहाँ स्विम कर रहा है तो वो वाटर को क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है अपने हाथों से। तो वाटर को जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो वाटर जो अगेंस्ट फोर्स लगाया है उससे क्या होता है, जो स्विमर जो है वो आगे की तरफ मूव कर सकता है। सेम एज और एग्जांपल हम लें तो जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो विंग्स ऑफ द बर्ड पुश द एयर डाउनवर्ड। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने विंग्स की हेल्प से एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो बर्ड का एक्शन क्या हुआ, डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो एयर क्या फोर्स लगाएगी, अपवर्ड। तो क्या होगा, जो बर्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर पाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स कैसे लिफ्ट करते हैं, हेलीकॉप्टर जो एयर में फ्लाई कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, लिफ्ट इज क्रिएटेड। जो हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ रहे हैं, लिफ्ट होता है जो ऊपर की तरफ, वो कैसे होता है, बाय पुशिंग द एयर डाउन। वो क्या करता है, जो हेलीकॉप्टर्स के जो प्रोपेलर होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि पंखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, और जो एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है वो क्या करती है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है, और जो हेलीकॉप्टर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में एयर ने जो फोर्स लगाई उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स। ये जो हमने एग्जांपल्स किए, ये हमारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कंजर्वेशन वर्ड से कैसे समझते हैं, जब आपको कंजर्वेशन वर्ड आता था, एक याद आता होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा भी है पहले। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, हम उसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। सेम एज अगर हम मोमेंटम की बात करें, तो जब मोमेंटम अगर हम बात करें, तो जैसे कोई दो बॉडी है, उनका कोलिजन हो रहा है, या कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाई गई, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो कंसीडर करते हैं, जिसे हम मानते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। हम कह सकते हैं द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद का, सपोज कीजिए दो बॉडी है, वो आपस में हिट कर रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, टकराने के बाद क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। हो सकता है इसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया हो, तो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट। ऐसे बहुत सारे केसेज हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम हम फाइंड आउट करते हैं और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम हम फाइंड आउट करते हैं, वो दोनों मोमेंटम हमेशा आपको सेम रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डेफिनेशन की बात करें तो टू और मोर ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। अगर कोई दो या दो से ज्यादा फोर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स हमने कोई भी नहीं लगाया, तो द फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम एज द इनिशियल मोमेंटम। तो आपका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, जिससे हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फॉर्मूले के साथ करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो अगर हम टी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टी।
ये जो फोर्स है क्या है, एक्सटर्नल, इसलिए मेंशन भी किया गया EXT। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू T, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल इंटू टाइम इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी और माइनस m इंटू यू। क्लियर। अगर हमने ये कहा डेफिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स को मैं जीरो पुट कर देता हूं। एक्सटर्नल फोर्स को अगर जीरो पुट करेंगे तो F इंटू टी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और F इंटू टी अगर जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन से आपको क्या क्लियर होगा, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो। और इससे हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट क्या निकल के आया, एम वी इज इक्वल टू एम यू। मतलब एम वी क्या है, फाइनल मोमेंटम, एम यू क्या है, इनिशियल मोमेंटम। मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये क्लियर है आपको। इसके बाद फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, अगर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, कोलिजन ऑफ टू बॉडी। अगर दो बॉडी आपस में टकराती हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है, तो हम उसके बारे में मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा। सपोज कीजिए हमारे पास दो बॉडी है जिनका मास हमने मान लिया m1 और m2, ये दो मास हैं उनके, ठीक है। और वो मूविंग कर रही है, ऑलरेडी कोई दो बॉडी है वो मूविंग कंडीशन में है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर शायद आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसको समझना। जैसे कि ये दो बॉडी है और ये दो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जिनका मास क्या है m1 m2, और जिनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 एंड u2, ये उनकी इनिशियल वेलोसिटी है। और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या हुआ, जैसे हमने बताया न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसमें फोर्स लगेगा F12 और F21, ये फोर्स इक्वल होगा और अपोजिट होगा। और फोर्स अप्लाई होने के बाद, कोलिजन होने के बाद, मान लो कि वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों सेम में करें, अपोजिट भी कर सकती हैं। ये हमने एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो मान लो कि दोनों जो है वो v1 और v2 वेलोसिटी के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा हमारा मोमेंटम, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी का जो मास है वो क्या है m1 m2, और जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है u1 एंड u2। और कोलिजन होता है उनका, कोलिजन मतलब आपसी में टकराना। टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, और वो वेलोसिटी क्या होती है, v1 एंड v2। v1 एंड v2 आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इससे अगर हम मोमेंटम निकालेंगे, जो हमारा सिस्टम था, तो सिस्टम का कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, कोलिजन से पहले का मोमेंटम होगा आपका m1 इंटू u1, मास m1 एंड इंटू u1। तो ये हमारा मोमेंटम जो है वो ए बॉडी का मोमेंटम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं m1 u1। और जो बी बॉडी है हमारा, कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो बी बॉडी का मास क्या है m2 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m2 u2। ये हमारा मोमेंटम है दोनों बॉडी का कोलिजन से पहले का। और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो वही है m1 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1। तो क्या हो जाएगा m1 v1। और बी बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 v2। क्लियर सबको। अब हम बात करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम चेंज क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडी का ना, ए और बी दोनों बॉडी का टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे फाइनल में। तो ए बॉडी का जो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो क्या है m1 v1 माइनस u1, और दूसरी वाली बॉडी का अगर निकालें तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। क्लियर। ये अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंटम हो गया। हमने बात की थी जब वो दोनों टकराते हैं आपस में दोनों बॉडी, तो उनका जो फोर्स है एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, जिसको हम F12 भी बोल सकते हैं या FAB भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, FBA इज इक्वल टू माइनस FAB। ये AB का मतलब क्या होता है, देखो फोर्स AB का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B की वजह से A पे क्या फोर्स लगी, या ये जो हमारा है FBA मतलब फोर्स ऑन B वाली बॉडी पे फोर्स ड्यू टू A की वजह से, तो वो क्या होगी हमारी FBA इज इक्वल टू माइनस FAB।
ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जो डायरेक्शन जो है वो दोनों फोर्स की अपोजिट होती है, इसलिए ये माइनस का साइन है। तो एफ बी ए का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एफ इजिकल टू एम ए। तो एफ बी ए क्या हो जाएगा हमारा एम टू ए टू, या इसको हम वैसे लिखना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन में टी। और एफ ए बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, तो एम वन ए वन, या फिर हम इसको लिखेंगे एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी। ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पुटिंग अबाउट टू इन इक्वेशन नंबर 4, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा, ये जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमारी इक्वल और अपोजिट होगी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टाइम इजिकल टू माइनस एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टाइम। तो टाइम से आप टाइम को कैंसिल कर देंगे, ये आपका कट गया। टाइम से टाइम कटने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम टू वी टू, ये क्या हो जाएगा आपका एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, क्लियर, इजिकल टू माइनस का साइन आपके पास है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा एम वन वी वन, ये हो जाएगा आपका एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन। और ये माइनस का साइन जब अंदर आएगा तो माइनस एम वन वी वन हो जाएगा और ये प्लस एम वन यू वन हो जाएगा। तो देखेंगे जब हम ये आएगा तो हम दोनों इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी के जो टॉपिक है वो एक तरफ कर लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी की जो इक्वेशंस है वो एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है वो क्या आएगा एम वन यू वन एम टू यू टू इजिकल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, मतलब इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये हमारा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है आपका सेम रहेगा। तो ये हमारा रिजल्ट आता है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, जो ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी, क्योंकि एम वन और एम टू है ना, तो दोनों बॉडी का मास है, तो दोनों बॉडी के मास का ये इनिशियल मोमेंटम होगा आपका कोलिजन से पहले का, और एम वन वी वन एम टू वी टू ये आपका फाइनल मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद का। तो इससे जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। और मोमेंटम जो होता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसमें मोमेंटम जो राइट हैंड साइड जो बॉडी मूव करती है उसकी जो वेलोसिटी ली जाएगी, मोमेंटम लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो बॉडी लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है तो उसका जो मोमेंटम लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसा आप देख भी सकते हैं, फोर्स में भी हमने किया है, जो फोर्स हमारी इस साइड लग रही है उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और जो फोर्स हमारी इस साइड लग रही है उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है वो नेगेटिव और राइट हैंड साइड में जो फोर्स है वो पॉजिटिव। इसके बाद जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो सबसे पहला जो एग्जांपल्स है हम कह सकते हैं रॉकेट प्रोपल्शन, या जो मोशन ऑफ रॉकेट और जेट इंजन। जो हमारे जेट इंजन होते हैं और रॉकेट होती हैं तो उनका जो मोशन होता है वो कैसे होता है। तो ये हमने बताया कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी रॉकेट है, रॉकेट का अपना एक मास है जिसको हमने मान लिया m, और उसका जो फ्यूल है वो फ्यूल जैसे जैसे बर्न आउट होगा तो उसको गैसेज की फॉर्म में बाहर आएगा, जिसकी हमने मास मान लिया डेल्टा m, ये फ्यूल का मास हम मान रहे हैं। तो जितना फ्यूल आपका बाहर आ रहा है, मतलब गैसेज की फॉर्म में जैसे ही बर्न आउट होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गैसेज ने जो फोर्स लगाया ये हमारा क्या हो गया एक्शन। और क्या होगा जब गैसेज फोर्स लगाएंगे तो उनका रिएक्शन फोर्स जो है वो किस पे लगेगा रॉकेट पे, और रॉकेट मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा रिएक्शन फोर्स हो जाएगी आपकी। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि रॉकेट एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं। इन दीज हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल रस आउट विद लार्ज मोमेंटम, जो गैसेज हमारी बर्न आउट होती हैं जलती हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट के साथ जो है बाहर की तरफ आती हैं। ड्यू टू दिस
दीज मशीन्स गेन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, और ये मशीनों में क्या होता है, इक्वल और अपोजिट मोमेंटम गेन करती हैं, और जो मोमेंटम इनेबल्स द रॉकेट एंड जेट इंजन्स विद वेरी हाई वेलोसिटी, और ये जो मोमेंटम होता है, जो हाई मोमेंटम होता है, वो रॉकेट्स और जेट इंजन को जो है हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसका एक एग्जांपल हम और लेते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन में क्या होगा, जैसे कि हमारे फिगर में दिखाया गया है कि एक गन जो है, एक गन विद ए बुलेट एट रेस्ट, स्टार्टिंग का जो ए डायग्राम जो आपको दिखाया गया है, इसमें क्या है कि जो हमारी गन है वो रेस्ट पोजीशन में और इसके अंदर एक बुलेट भी है, ठीक है। जैसे ही हम फायर करेंगे तो बुलेट क्या होगी, जो बी डायग्राम में दिखाया गया है कि जो बुलेट है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी v, और जिसका जो मास है वो क्या है m, और जो बुलेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम रिकॉइल ऑफ गन के नाम से बोलते हैं। क्या होगा कि जो बुलेट आगे v वेलोसिटी के साथ जा रही है तो सेम इक्वल और अपोजिट जो फोर्स लगाएगी वो गन के ऊपर लगाएगी, और गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो देख रहे हैं आप, v वेलोसिटी के साथ जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही। तो इस केस को हम स्टडी करते हैं। क्या होगा कि जब गन हमारी लोडेड है तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है। देखो, जब गन लोडेड है तो उसमें हमारे गन का मास है प्लस अपना बुलेट का मास है। मान लिया कि मैंने कैपिटल M जो है वो हमारी गन का मास है, और जो स्मॉल m है वो हमने मान लिया हमारी बुलेट का मास है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो बुलेट की भी जीरो है और वो गन की भी जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे है। तो रेस्ट पोजीशन पे होने से क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन m इंटू जीरो, प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो भी हमारा m इंटू स्मॉल m इंटू जीरो। तो ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही हम फायर करते हैं तो बुलेट जो आगे मूव कर रही है, तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ये हमारा बुलेट का मोमेंटम है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा गन का मोमेंटम होगा, वो गन का मोमेंटम क्या होगा, गन का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M, और गन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कैपिटल V। लेकिन गन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को लिया -mv। हमने बताया था ना कि मोमेंटम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, तो उसका मोमेंटम नेगेटिव लिया जाएगा। जो बॉडी राइट हैंड साइड में जा रही है उसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हमने गन का जो मोमेंटम है कैपिटल M इंटू वी, ये माइनस में लिया क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए उसका हमने मोमेंटम पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन से हमारे पास जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा mv, और इनिशियल मोमेंटम ये हम निकालते हैं। तो फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -mv प्लस mv, और इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, 0, तो इक्वल टू 0। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, mv इज इक्वल टू mv, और यहाँ से हम v वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V अगर निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा mv, और m जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो आपका है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ गन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।